दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक श्री गोपाल सर जी हैं। तो आइए बात करते हैं गोपाल सर जी से, क्या कहते हैं। आज जो धरने का 71 दिन हो गया, तो इसी बारे में बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्ते आपके चैनल को। सर आज 71 दिन हो गया, क्या कहना चाहते हैं आज? देखो 71 दिन जो हमने यहाँ निकाला है, जो बहुत बड़ा एक लंबा टाइम निकाला है। हम लोगों ने एक ऐसा मतलब हमारे देश के जो एक्सर्विस में जितना भी है, जो पूर्व सैनिक जेसी जवान जो है, उनको जागरूक करने में लगे थे हम यहाँ। वैसे वो जागरूक थे, लेकिन उनके लिए एक ऐसा मंजिल नहीं था जो अपना बात रखने के लिए हमारे पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं था, जो कि हमारा अफसर का साथ में ही हमारा संगठन चल रहा है। जैसे मान लो एक अगर जंतर मंदिर में अगर हमने एक मंच बना देता है, तो मंच में भाषण देने वाला हमारा अधिकारी होंगे, मंच तैयार करने वाला काम, जो दरी बिछाने वाला काम हम करते रहेंगे, और पानी पिलाने वाला भी हम करते रहेंगे। जो नारा लगाने वाला काम हम करेंगे। हमारे बीच में से किसी किसी को ढूंढ के उन्होंने माला लगा के जो स्टेज में बिठा देंगे, तो बाकी भाषण तो वही देंगे। और उन्होंने हमारे बारे में इतना भ्रमित करने वाला इतना बड़ा लेक्चर देंगे। हम जेसीओ के लिए वो दिला रहा हूँ, जवान के लिए वो दिला रहा हूँ, जवान का पेंशन कम है, जवान का औरतों का पैसा जो डेथ होने के बाद जो मिलता है वो भी कम है। हम इनके लिए मेमोरेंडम दिया है, हमने सरकार को हिलाया हुआ है, हम बातचीत करने जा रहा है, जो हमसे दस्तखत भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मेमोरेंडम हमको कभी नहीं दिखाएंगे। वो बिल्कुल छुपा के करता है। तो आपने देख रहा हमारा मेमोरेंडम जो हमने बिल्कुल सोशल मीडिया में खोल कर डालते थे, वो हम पहुंचने के पहले सरकार के पास पहुंच रहे। जो हमारा टेंजेबल बनाया है उसी के पहले सरकार के पास पहुंच रहा है। जैसे 30 तारीख को जो कल की जो हमारा मेमोरेंडम है, 30 अप्रैल का, जो ये 30 अप्रैल हमने डेट रखा है, लेकिन हमारा जो काम इसके ऊपर 27 से शुरू हो चुका था। तो 27 में जो माननीय जो सांसद जो इलेक्शन के चक्कर में जो कर्नाटक इलेक्शन है, वो लोग बाहर जाने वाला जो बातचीत हमारे सामने आया, तो कईयों ने उनको जाने के पहले देना शुरू कर दी। कुछ लोग आज दे रहा है, कल भी दिया, आज भी कुछ लोग दे रहा है। जो सांसद जो जितना भी मिनिस्टर है, जो अभी सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष को, जो जितना भी सत्ता पक्ष में जो मिनिस्टर रहता है वो भी तो सांसद है। उनको कार्यालय में भी हमारा मेमोरेंडम पहुंच चुका है। जो खासकर जो अपना रक्षा मंत्री जो हमारा राजनाथ जी है, उनका जो एमपी का जो ऑफिस लखनऊ में है, वहाँ भी हमारे पुरुष सैनिकों ने वहाँ जो मेमोरेंडम सौंपा है। और उसी जैसा जो हमारा बनारस में हमारा प्रधानमंत्री जी का भी दफ्तर है, एमपी ऑफिस, वहाँ भी जो मेमोरेंडम सौंपा गया है। और पूरी देश के अंदर जो सबसे पहले इसको शुरुआत किया है हमारा अर्जुन सिंह राठौर जी, वो हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो इंडियन जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन हमने जो नया बनाया है, एडॉक कमेटी बनाया है, उसका प्रेसिडेंट है। उन्होंने ही जो हमारा वहाँ से मतलब राजस्थान से शुरू किया। तो उन्होंने खुद स्वयं उन्होंने चल के, उनके दल के साथ में चल के काफ़ी एमपीओं के पास विस्तार से बातचीत दिलाया, विस्तार से उनको बात रखा। उसके बाद जो एमपी जितने माननीय एमपी जो है, वो भी बिल्कुल बहुत बारीक से इस बात को सुना, मतलब ब्रीफिंग को बहुत बारीक से सुना। उन्होंने बताया वो जो पार्लियामेंट के जो मंदिर में इसका आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारा ये मेमोरेंडम का एक लॉजिक यही है, हमने मेमोरेंडम किसी खास पार्टी को नहीं दिया, हम सभी पार्टी को दिया है। सभी राज्यसभा एमपी हो, लोकसभा एमपी हो, सबको दिया हमने। और जो मिनिस्टर है वो भी एमपी है, उनको भी दिया। तो समर्थन देने वाला काम हो, कुछ भी हो, हम लोगों का एक समर्थन, अगर मान लो हमारा भी एक समर्थन होता है सरकार बनाने में, वो हमारा बहुत बड़ा प्रभावित है। हमारे पास तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। 2023 में जो 2024 में जो हमारा इलेक्शन आने वाला है, अभी जो राज्यों में भी इलेक्शन चल रहा है, अभी कर्नाटक में चल रहा है। तो ये एमपी जो माननीय एमपीओ ने ये इलेक्शन का प्रचार में भी ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सत्ता पक्ष का वो विश्व, सत्ता पक्ष तो कैसे प्रचार करेंगे। तो हमने ये बता रहा हूँ, सरकार ने हमको आरोप दिया है, 8,300 करोड़ रुपये आरोप हमको अलॉट किया है। उसमें 85% फंड हमारे अफसरों ने ले लिया, उनके लिए ऑथराइज नहीं था। तो इसी के लिए हमने, हमारा एक तरीका है जो हम सरकार के सामने ही मेमोरेंडम रखें। सरकार का काम है इस चीज़ को, हमने जो किसी अफसरों के पास जाके उनको बैंक अकाउंट से निकाल कर तो नहीं ला सकता। तो अफसरों ने अपना पैसा को लेने के लिए वन टाइम में एक बार में इकट्ठा मिलना है करके, जो अफसरों ने क्या कर दिया, हम लोग यहाँ जंतर मंदिर में बैठने के बाद की बात है, जनरल सतवीर सिंह साहब ने
जो इंडियन एक्स-सर्विसमैन जो मूवमेंट का जो चेयरमैन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, लेकिन उसी में ये बताया था जो वन टाइम जो हमने हमारा जो भी एरियर है उसको वन टाइम दिया जाए, उसके इक्वल 6 मंथ गैप में इक्वल इंस्टॉलमेंट बना के 6 मंथ गैप में सरकार देने के लिए जो घोषणा किया था वो एक ही बार में दिया जाए, क्योंकि हमारा जवान जेसीओ जो परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है। तो इस जैसा किया। अब उसी में क्या हुआ, अदालत ने उसके लिए फैसला सुनाने वाला बात है, तो उसमें एक लॉजिक यही है, उसी के अंदर जो पिटिशनर जितना है 12 पिटिशनर थे इसमें, वो 12 पिटिशनर में 9 आदमी हमारे जेसीओ जवान थे, क्योंकि गोद में बैठा हुआ जेसी जवान, ठीक है, जो जानकार नहीं है। नहीं तो जानकार तो होगा लेकिन मलाई मिलता उसको, ठीक है। तो वो पिटिशनर वो होने से ये ऐसे मैसेज ऐसे जाता है, जेसीओ जवानों ने अपना पैसों को एक बार लेने में जो अदालत को कटकाया हुआ है। तो एक वोट बैंक के चक्कर में सरकार ने उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में 6 मंथ गैप में दे रहा है, लेकिन हमारा जो जेसीओ जवान में जो ऐसे है, जो सिपाही से लेकर हवलदार तक कुछ पैसा बना है, 800 रुपए से लेकर 1600 रुपए का बढ़ोतरी किया गया है। उसी में 1 लाख का आसपास का ही उसमें एरियर है, उसको 4 बार में दे रहा है, मतलब यही। लेकिन हमारा अथराइज जितना भी परसेंटेज हमको देना है उतना नहीं दिया। हमारा परसेंटेज आपने जो हमारा मेमोरेंडम में हमने एक चार्ट डाला हुआ है, वो चार्ट आप देखिए, वो चार्ट के अंदर जो आरोपी एक्चुअली अकदार आम होते हुए भी हमारा जो चार्ट में हमारा जो परसेंटेज, हमारा सिपाही के जो परसेंटेज और सिपाही का जो परसेंटेज 22% दिया है, उसके बाद जो जेसीओ का परसेंटेज में आ गया तो 2.5% में आ गया, तो ऑलरेडी पीछे वाला उससे ज़्यादा ले रहा है करके जो पीछे उसमें उनका जीरो बैलेंस में आ गया, मतलब उनका रिफंड का लिस्ट में आ गया। बहुत बड़ा धोखा है। अब अफसरों का लिस्ट जो निकल गया उसका नीचे, इसी मनोरंजन में पड़ा हुआ है, अफसरों का लिस्ट निकल गया। तो अफसरों का एक लेफ्टिनेंट रैंक से शुरू होता है, लेफ्टिनेंट और कैप्टन का जो है उसमें 3% डाला है बढ़ोतरी, लेकिन लेफ्टिनेंट और कैप्टन का भी पेंशन नहीं होता है। लेफ्टिनेंट और कैप्टन, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन हमारे जेसीओ रैंक को बनाया जाता है, वो पेंशन के टाइम पे बनाया जाता है। तो उन्होंने लॉजिकली ये लूटमारी जिसको धोखाधड़ी से उन्होंने उस रैंकों में, उनके लिए पेंशन नहीं है, क्योंकि उन रैंक में वो पेंशन नहीं आता है। तो पेंशन जो मेजर से लेकर लेफ्टिनेंट टीएस ये सब में पेंशन आता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, वो जो कैप्टन और लेफ्टिनेंट जो रैंक है उसमें 3% डाल दिया। तो जेसीओ जितना भी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन बना है उसी लिस्ट में वो निकल के आना है, तो उनका जीरो में आ गया। बहुत बड़ा सोची समझी एक बड़ा साजिश किया है, बंद कमरा में किया है, जो ऐसे लूटमारी किया है, ऐसे लोगों को तो मैं क्या बता रहा हूँ, उसको तो जेल जाना था, जेल जाना था, इसी तो इतना बड़ा अपराध किया है, लेकिन ऐसे जेसीओ को साथ में धोखा दे दिया। अब उसके आगे के रैंकों में आपने देखना, जो कर्नल से लेकर 30%, 33%, जो कि 57, 58 का उम्र में पेंशन होकर आ रहा है, उनके लिए लागू नहीं है। हमारे कोशेरी कमेटी पहले से बना हुआ है, जो उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक रैंक से जो रिटायरमेंट आता है वो आरोपी उन्हीं के लिए लागू है, बाकी किसी डिपार्टमेंट के लिए लागू नहीं है, किसी अफसरों के लिए भी लागू नहीं है, क्योंकि वो 58 की उम्र में आता है। देखो 58 की उम्र में आने वाला एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, 58 की उम्र में जो पेंशन आता है तो उनका बच्चे का पढ़ाई का चिल्ड्रन अलाउंस सीए बोलता है, वो उनका 58 की उम्र तक मिला है। उनको पढ़ाई उसने सरकार के खर्चे से कराया, और आगे भी जो भी कोटा है, जो सेना का कोटा से भी वो अपना पढ़ाई कराएंगे, सब कुछ उन्होंने अपना सेटलमेंट करके वो बाहर आया हुआ, और पे कमीशन भी वो ज़्यादा देखने के लिए उसको मिलता है। लेकिन जवान जो है 90% जवान जो अपना सिपाही 90%, 100 में से 90 आदमी 37 का उम्र में ही निकल के आना है, बाकी 10 आदमी जो 40, 42, 46 का उम्र में निकल के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, 37 की उम्र में अगर मान लो 90% लोग आ रहा है, 37 की उम्र में आते टाइम पर सेना के अंदर 25 की उम्र में शादी करना है, उसको पहले शादी नहीं कर सकते। तो मेरा मान लो 18 की उम्र में जो फौज में गया है, उसको 25 की उम्र में शादी हो रहा है, उसके बाद वो 37 की उम्र में निकल रहा है, तो उनको पहले बच्चे का उम्र करीब 7-8 साल का होगा, ठीक है। अब वो पेंशन होकर बाहर आ गया, तो क्या होगा, उनका जो पेंशन, उनको जो पेमेंट बन रहा था, जो पेमेंट का जो बेसिक बन रहा था उसका आधा हो गया, तो 50% हो गया। लेकिन उनको सीए जो मिल रहा था, सीए तो मिलना ही नहीं है, जो 7 क्लास के बच्चे के लिए कौन सा सीए देना, ठीक, तो सीए तो मिलता ही नहीं था, अगर वो भी बंद हो गया। अब वो 50% वाला, जो 100% वाला उस नौकरी से निकल के 50% पेंशन लेके बाहर आ गया,
तो पेंशन में क्या करता रहता है हमारा, जो लोग को सोचता है फौज में बहुत कुछ दे रहा है, हाँ हाँ, ठीक लोग है, सोचते हैं, लेकिन वो अफसरों के और हमारे में बहुत फर्क है। हम ये नहीं बता रहे हमको कुछ नहीं दे रहा है, हमारे रहने का, जाने आने का खर्चा, रहने का खर्चा, हम कोई बालू भी नहीं खरीदता, वो सब कुछ वो दे ही रहा है। लेकिन हम तो कोई इमारत में तो नहीं रहता ना, हम तो बंकर में रहता है, टेंट में रहता है, ठीक है, हम जंगल में रहता है, बॉर्डर में रहता है, तो 24 घंटा हम जोकिंग में रहता है। तो ये अगर हमारे साथ में तो पीस एरिया में अगर हमने 2-3 साल के लिए अगर निकल के आ गया, तो उस जगह पर हमारा जितना भी इक्विपमेंट्स बॉर्डर से आया हुआ है, हम उसका पूरा मेंटेनेंस करना पड़ता है, रख रखाव करना पड़ता है, ऑडिटिंग करना पड़ता है, हर चीज़ पे हमारा योगदान है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पे कमिश्नर में क्या कर दिया, हम लोगों को अनस्किल्ड में गिनती रख दी, स्किल्ड वर्कर में रखना चाहिए था। बंदूक का पुर्जा खोल देता है, जोड़ देता है, ठीक है, तो गाड़ियों को मेंटेन करता है, खोल देता है उसको, हमें उसके जो भी करना सरकार को, जो भी हमारे देश के लिए करना कर लेता है। अब इतना बड़ा काम करने वाला हमारा जो रैंक को उन्होंने अनस्किल्ड बना दिया, ठीक है, मतलब अनस्किल्ड लेबर में लगा कर रख दी। तो किसने कराया है, हमारे लीडरों ने कराया। तो उन्होंने क्या कर दी, अपना ग्रेड बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया। उनको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, एक अफसर अगर किसी जैसे बैठा है, अगर उसका पेन अगर नीचे गिर जाता है तो वो उसको वो निकालेंगे नहीं, उसको वो घंटी बजाएंगे, वैसे कोई आके उठा के देंगे, ठीक है। अब इसी जैसा हमारा जोकिंग अलग है, उनका जोकिंग अलग है। तो इसी जैसा आखिरी में जो पेमेंट और पेंशन देने वाला बात में आ गया, तो हमारे लीडर के लिए काम सोच कर रखा है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, ठीक है। अभी हमारा जो एक सिपाही अगर पेंशन होके आ जाता है, तो उनको जो हमारा प्रोविडेंट फंड अगर बना है, वो प्रोविडेंट फंड हमारा तनख्वाह से काट के बना कर रखा था, और ग्रुप इंश्योरेंस बनाया हुआ हमारा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, वो भी हमारे तनख्वाह से काट के रखा था। तो उसमें से सरकार ने जो बनाना बना दिया, उसके बाद हमको भी दे दिया, ये नहीं बोल रहा, हमको दे दिया, लेकिन हमारे पैसे से दिया ना, हमारे पैसे। अब हमारे को जो बाहर आने के बाद हमारे एक ECHS है, उसके लिए भी वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया हमसे, लाइफ कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया हमसे, हमारे पैसे से काट के ले लिया। उसके बाद हर महीना हमारे पेंशन से 1000 रुपया भी ले रहा है, वो भी ले रहा है। तो ये इसी से हमको दे रहा है। जूनियर स्वस्थ है, उनके लिए स्पेशल हॉस्पिटल भी है, लेकिन वहाँ हमने जाकर देखेगा तो वहाँ पैरासिटामोल का टैबलेट के अलावा या नहीं तो क्या बोलता है, जो हमारा विटामिन का गोली के अलावा तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। और हमारे एनवायरमेंट हॉस्पिटल में हमको रेफर कर देता है, आधा पैसा तो सरकार दे देंगे, आधा पैसा तो हम अपने जेब से देना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन अफसरों को साथ सुविधा के साथ में वहाँ उनका भी 1000 रुपये कट रहा है महीने का, हमारा भी 1000 रुपये कट रहा है, लेकिन उनका सुविधा अलग, उनका सुविधा अलग, हमें ज़्यादा मिलता है। तो इसी जैसा हमने बाहर आने के बाद हमारा जो पेमेंट है, जो पेंशन है, उसी में भी 15 साल के लिए कंप्लीट करके दे दी। तो 15 साल के कंप्लीट कर दिया तो हमारा पेमेंट पहले 100% हमारे पेमेंट से 50 हो गया, 50 से 15 साल के लिए कंप्लीट कर दिया तो 25 हो गया। अब 25 के बाद अभी हमारा हाथ में 37 की उम्र में क्या करें, हम तो बिल्कुल ऐसे एक जगह पर खड़ा है, हमें हमारा कोई नौकरी नहीं है, हमें बच्चे को स्कूल में भेजना है, हमें रहने के लिए एक मकान भी चाहिए, ठीक है। अब हमने मकान खरीदने के लिए जाएंगे तो हम लोन के पीछे भागना है, तुरंत हमको लोन भी मिल जाएंगे, पेंशन है तो हम लोन ले लिया, EMI काटना शुरू कर दी, ठीक है। हमारा जो उसके बाद हमने लोन चुकाना है, अभी हमारे पास एक नौकरी नहीं है, अब हमें कोई ना कोई नौकरी ढूंढ रहा है, अब नौकरी ढूंढने के लिए अगर निकलेगा तो उसमें भी पैसे खर्च होंगे, तो हमें क्या करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। अब सिक्योरिटी गार्ड में हमारा मालिक कौन है, हमारा अफसर है, ठीक है, वो अब मेरा तनख्वाह अगर मान लो 20,000 रुपये है तो वो हमको 12,000 रुपये दे देंगे। मेरे लिए डिपार्टमेंट से 8 घंटे की ड्यूटी है तो उन्होंने 12 घंटे की ड्यूटी कराएंगे। तो शोषण फिर शुरू, तो शोषण करने वाला कौन है, सरकार थोड़ी कर रहा है, करने वाला हमारा लीडर, ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसी उनको देता है, ठीक है। अब उनको मालिक बन के बैठा हुआ। अब आखिरी में क्या होता है, हमारा साथ में अन्याय के ऊपर अन्याय बन के जा रहा है, तो आखिरी में हमारे लिए बनाया हुआ एक OROP बनता है, वन रैंक वन पेंशन। अभी हमारा जो ड्यूटी भी जो हमारा जो कट गया, हमारा नौकरी के पीछे अभी रिजर्वेशन बना कर रखा है, एक्स-सर्विसमैन कोटा, उसमें क्या है, जो बेल्ट फोर्स जितना है उसमें हमारा कोटा रहता है, उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर दिया। जैसे केरला में भी एक होमगार्ड बना के रख दिया, अभी बेल्ट फोर्स जितना भी फायर डिपार्टमेंट हो या मान लो पुलिस डिपार्टमेंट हो या जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो होता है, जेल डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, सभी में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस में हमारे को घुसा दिया, हमें उसके अंदर घुसा दी।
अभी उसी के अंदर भी नौकरी ऐसे है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरी है, 11-11 महीने के एग्रीमेंट में निकलता है। अब वो जैसे जैसे शर्तें बनाए उस हिसाब से करना पड़ेगा। और जो हमारा मांग लेकर जनरल मंदिर में अगर बैठी है कोई, वो अपना समर्थन देने के लिए नहीं आ पाएंगे। अगर वो आ गया तो नौकरी भी चले जाएंगे, ठीक है। अब एक मजबूरी का फायदा हो रहा है। अब इसलिए जो सरकार के पास हमने मेमोरेंडम बैठता है तो सरकार क्या सोचता है, सरकार ने हमारे सेना का अधिकारियों से ही बात करता है। यहाँ पर आप जो इन्होंने हमारा रक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए इन्होंने समय मांगा है, तो हम क्या बताना, तो वो बोल देता है ऐसे साहब उनको संज्ञा बल दिखाने के लिए बोलते हैं। अच्छा, उनको अपना संज्ञा बल दिखाना। तो हमारा संज्ञा बल, जो हमारा रैंक का संज्ञा बल, उन्होंने अपना गोद में बिठा के रखा। अब जिसको जो उसको चलाने वाला है उनको तो मलाई भी देता है, ठीक है। तो ये तो आएंगे नहीं। अगर हमने यहाँ खड़ा होकर भाई कपिल ने बुला लिया, गोपाल कृष्ण ने बुला लिया, संघर्ष कमेटी ने बुलाया, घोषाल साहब ने बुलाया, तो कोई नहीं आएंगे। और इस जगह पर खड़ा के जो जनरल सतबीर सिंह ने चलाया तो आ जाएंगे, ठीक है। तो वो उसका एक तरीका अलग है और ऐसे प्रभावित करता है। वो डिस्पोजल गिलास में चाय भी पी के दिखाएंगे, लेकिन जो उसका मन के अंदर इतना क्रूरता जो बना हुआ है, जो थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है, इन लोगों का पुनर्वास कुछ नहीं है, तो लोग कम। अब सरकार के सामने बातचीत करता है तो क्या बोलता है, जो हमारा जवान कम उम्र में आता है उनके लिए OROP लागू है, बाकी किसी के लिए लागू नहीं है, 58 उम्र के लिए लागू नहीं है। ये सब बोल के कितना भी क्लिप्स आप उठा के देखो, प्रधानमंत्री भी यही बोला था। ये सब बोलने के बावजूद भी OROP 2 जब आउट हो गया तो इसमें 30% से लेकर 40% तक का पेमेंट निकल के चला गया अफसरों के रैंकों में, ठीक है, उनके लिए लागू नहीं था। तो फिर हम लोग फिर धरना देने के लिए यहाँ जनरल मंदिर में बैठना शुरू कर दी, अनिश्चितकालीन हो गया। तो हम लोग ने एक निर्णय लिया हमारे कमेटी ने, जल्दी से जल्दी हमने ये कॉल करके यहाँ जनरल मंदिर में कॉल कर दो, नहीं तो हम पार्लियामेंट का जो मार्च निकाल दो, नहीं तो हम क्या बोलते रामलीला मैदान बुक करो। सभी हमारा पूर्व सैनिक भी हमारे को हमारा व्हाट्सएप ग्रुपों से, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी पूरा स्टेट का बना हुआ है। हमें यहाँ आने के बाद सब कुछ किया है, हमने बिल्कुल सोशल मीडिया से नस्ती हो चुका है, एक दूसरे को पहचानना शुरू हो गया। जैसे हम जनरल मंदिर में मैं बैठा हुआ है वो हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों को पता है। इसी हिसाब से हमने जो इसी जैसे ट्रेनिंग लेने के लिए हमने अपना कैंप लगा दिया और माइक और मंच को छीन लिया हमने उनसे। पिछले 75 साल से नहीं हो पा रहा, हमने छीन लिया, अपने पास ले लिया। तो उन्होंने उसको वापस लेने के लिए उन्होंने हमें भगाने में लगे थे। पहले 15-20 दिन तो उन्होंने हमारे पीछे पड़ गया था, हमें परमिशन देना बंद कर दिया, गलत प्रचार दिखाना शुरू कर दी, व्हाट्सएप में मैसेज जाता है उसको डिलीट करना शुरू कर दी। मतलब पर्दा का पीछे बैठ के इन्होंने आदेश देते रहा, हमारा बंदा करते रहा। और जो भी सामने जो बंदा रहता है वो तो अपना सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा है, उनको नौकरी ना जाए, EMI जमा करना है। और आने वाला टाइम पे कोई नौकरी सपना दे के बैठा हुआ है, उसमें भी अफसरों का ही ये मदद चाहिए। अब ये अपना फायदा के लिए जो भी करना है अफसरों ने अपने फायदे के लिए, लेकिन इसलिए जैसा लूटमारी जो है, जो खजाना को लूटने वाला काम, खजाना को लूटने वाला काम अफसरों ने अलग से करके रखा है। वो आप CAG रिपोर्ट में देखा था, 40% अफसर जो ही है डिसेबिलिटी लेकर आ रहा है और बाकी कुछ लोग है गैलेंट्री अवार्ड लेकर आ रहा है, हर चीज से लेकर आ रहा है। साख सुविधा के साथ में रहने के लिए, उनको पीढ़ी तक लेके जाने के लिए उनके पास सब कुछ बंदोबस्त कर दी। लेकिन हमारा नाम ले लेंगे, टीवी डिबेट में आप देखा है जो अपना चिल्लाएंगे, मुँहचड़ वाला अफसर उगाकर बैठ चिल्लाएंगे हमारा इतना मिलता है उतना मिलता है, जो हमारा जवान ऐसे होता है बॉर्डर में ठिठे, वो सब कुछ बोल देता है। लेकिन हमारा लोग उसका वीडियो को इतना आगे भगा देता है जो उसको देख के प्रभावित होके, लेकिन जैसे टेबल निकल कर आ गया तो पता चल रहा है हमारे साथ में धोखा है। तो हम लोग ने हमारा जो RTA भी भेजा था, इसका जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम इसका कैसे जो कैलकुलेट किया है, तो बोला ये तो सेना का पेमेंट से संबंधित है, इसका RTA जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग ने अभी चार्ट बना के डाल दिया, वो चार्ट के अंदर देखने से चार्ट बिल्कुल ऐसे चार्ट बना के हमने डाला हुआ है, हमारा मेमोरेंडम का अंदर दिया हुआ है। हमने 15 किस्म का मांग किया है, ठीक है, वो पूरा जायज मांग है, विसंगतियाँ हैं उसमें, वो दिया हुआ सरकार ने, उसके ऊपर के विसंगतियाँ है। और एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम रहता है, तो आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हुए भी जो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, क्या कहते हैं, अभी जो मतलब आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहा है सरकार। ये सब कुछ होने के बावजूद भी सेना के अंदर हम लोग गुलाम है, और सेना में जो बॉर्डर में बैठा है उसको साथ में गुलाम पर ज़्यादा कर दिया है। जो आपको मान लो ये एक मोबाइल फ़ोन है, अगर नए मोबाइल फ़ोन जो अफसर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, 24 घंटे जेब में रख के घूम रहा है, बड़ा टच फोन लगा कर घूम रहा है वो, लेकिन जवान का इसका जमा इसको जमा जाए तो अपने परिवार से
हमसे भी दूर होते हुए बहुत दूर चला जाता हो, उनको टाइम नहीं मिल रहा और 18-20 घंटा ड्यूटी होता है। आने के बाद उनको नींद भी होना, आराम भी करना, को नहाना भी है, धोना भी है, कपड़ा भी धोना है, सब तैयार होना है। तो उन्होंने इस मोबाइल निकालेंगे तो यहाँ से जितना भी मैसेज जाता है उनके पास नहीं पहुँचता है, वो उसको देखने का टाइम नहीं है। वो खास अपना फैमिली बच्चों का जो खास मैसेज दे के लेंगे, उनको कोई मैसेज डालना वही करेंगे, इससे आगे नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बंधक बना कर रखा है ये तो बंधक। लेकिन उसी जगह पर मुश्किल से 3 या 4 घंटे की ड्यूटी करता है आर्मी का अफसर, उससे ज़्यादा कोई नहीं हो। उसी के लिए भी उनको चारों तरफ से किसी न किसी काम करने के लिए साख सुविधा के साथ रहने दो। उनको जो दिया हुआ ग्रेड के ऊपर हमें कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन वो हमें लूटने में लगा ना, उसमें एलर्जी है। हमें गुलाम बनाने में लगा ना, उसमें एलर्जी है। उनको जो भी जो सरकार ने दिया उसको ले लो, ठीक है, लेकिन वो जो सरकार ने दी है उससे भी ज़्यादा लेने की कोशिश करता है, दबाव में लेने की कोशिश करता है, डरा कर धमका के लेने की कोशिश करता है। अगर किसी ने उसके चीज़ से अगर मान लो सेवादारी के लिए अगर मना कर दिया तो उसको नमूना बना देंगे, उसको नमूना देख के दूसरा सेवादारी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है, आप इसी जैसा जो मजबूर करके गुलामी बना के रखा है। तो ये मैं ये जो बता रहा हूँ, जो सेना का अफसर ये इसको सुन रहा है तो ये कोई हम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर ऐसे झूठ बोलता बता रहा है तो उन्होंने बताया हमको ऐसा नहीं होता सेना में, बिल्कुल नहीं होता बताया। तो लेकिन इसी जैसा गुलाम बना के रखा है, ये इतना साल होने के बाद, आज़ादी होने के बाद भी हमारे साथ अन्याय कर रहा। इसलिए हम लोग ने यहाँ 30 तारीख का भी कॉल जो हमने कल दिया था, उसका पहले एनडी तिवारी भवन में हम लोगों ने संगठन भी बनाया था। उसका पहले 3 अप्रैल को हम लोगों ने जिला अधिकारियों के पास भी हमने मेमोरेंडम दिया था। सब देके हमने यहाँ तक पहुँचे। कल पूरा जनप्रतिनिधि का हाथ में हमारा मेमोरेंडम है, दोनों पक्षों के पास में है। पूरा देश में खलबली मचा हुआ है। वैसे नहीं, आज भी मेमोरेंडम दे रहा है, आज भी केरला वाला मेमोरेंडम देके उनको वीडियो निकल के आ रहा है। जो मेमोरेंडम इसलिए लेट इसलिए हुआ है, उन्होंने प्रचार के लिए जो कर्नाटक स्टेट में जा चुका था तो उन्होंने समय दे दिया, इतना तारीख उसी हिसाब से चल रहा है। जो मेमोरेंडम का जो सिलसिला हर जगह पर, कोई भी ऐसा कोई एमपी नहीं है। अभी आपको क्या बताऊं, जो अपना नॉर्थन साइड में, जो अपना वेस्टर्न साइड में, जो मणिपुर, मिजोरम, जो अरुणाचल प्रदेश और जो होता है, जो आसाम है, ये जगह पर जो अपना मीडिया में भी आ गया मेमोरेंडम देने वाला, जो उनका वहाँ का जो नेशनल मीडिया में आ चुका है। और यहाँ जो नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा स्टेट के अंदर जो पेपरों में छप रहा है, जो पहले से छपना शुरू हो गया। तो इसलिए हमारा जितना भी मुहिम अभी चला है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सरकार के पास पहुंच चुका है, मेमोरेंडम भी पहुंच चुका है। जो हमारा जो फोर्स जरिए, जो हमारा सिक्योरिटी फोर्स के जरिए ये मेमोरेंडम सरकार सामने पहले ही पहुंच चुका है, क्योंकि हम कोई ऐसा गलत खत्म ना उठाए, इसलिए हमारे ऊपर नजर भी लगाया हुआ है। लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें इंतजार कर रहा है, हम तो बिल्कुल हाथी चाल में पहुंच चुका है। हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। हमने आने वाला टाइम पर सरकार के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला, हमारा मेमोरेंडम जो हमारा ही जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है वो सरकार के सामने बैठेंगे, जो हमारा मांग करेंगे, सैनिक कल्याण का बात हो या पुनर्वास का बात हो या आने वाला पे कमीशन का बात हो, आरोपी 3 भी आने वाला है इसका बात हो, अगर आने वाला इलेक्शन में समर्थन देने वाला बात हो, सारे बातों के ऊपर हम खुद ही बात करेंगे। वो हम अफसरों ने हमारे पास फिर हाथ मिलाने की कोशिश की। अच्छा तो मतलब एनडी तिवारी भवन में हमारा जो मीटिंग हो रहा था उसको 2 दिन पहले हमारे पास आए थे, हमने मना कर दिया। लेकिन एनडी तिवारी भवन में हम लोगों को साथ में इससे एक हरकत होने वाला है, हमारा ही जवान जैसों को लगा के हमें इसको बनाने नहीं देंगे। ये एक हमको एक सूचना हमको मिलने की वजह से हम लोगों ने एनडी तिवारी भवन में एक शर्त रख दी, जो भी संगठन जितना भी स्टेट से आ रहा है, हम उनको पहले से नहीं देखा ना, उसमें अफसर भी होगा, हमसे अफसर इधर हमसे मिलने के लिए कोशिश कर रहा था, मना कर रहा है, लेकिन स्टेटों में क्या चाल लगा कर हमें पता नहीं ना। तो उधर आते टाइम पर एक संगठन अगर होने से उसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, खजांची होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसी जैसा कम से कम 10-12 को एक दल होता है। नहीं, हमने बोला किसी एक आएंगे, दल को साथ में पूरा आ जाए, लेकिन एनडी तिवारी भवन के अंदर जो हॉल है उसके अंदर एक ही संगठन के एक ही आएंगे, जो कि हमने सीमित सीट को बुकिंग कर दिया है। ठीक है, अगर उनको कोई कागज को वगैरह जरूरत है तो फोन करेंगे, उसका बंदा उसको लेकर आके देंगे, इसी जैसे करेंगे, कोई भी बैठे, यही था। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, हर जगह से जो लोग आ रहे थे वो 50, 100, 200 आने का कोशिश कर रहे थे। तो इतना लोग अगर उसके अंदर घुट के अगर बैठ जाएंगे तो ये नाराएं लगाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। तो हमें जो टाइम दिया
दिया हुआ है 10 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे हमने एनडी तिवारी भवन खाली भी करना है। तो ये 3-4 घंटे के अंदर हमें इन्होंने हमारा संगठन मैंने नहीं देंगे। तो इसमें जयचंद घुसा हुआ था, ठीक है। तो जयचंद घुसने की वजह से हम लोगों ने ऐसे एक टाइम टेबल बना दिया। उस टाइम टेबल की वजह से एक आदमी अंदर आने की वजह से हमारा अडोक कमेटी बन गया, वो सुचारू रूप से बन गया। नहीं तो अगर हमने तो वहाँ हल्ला बचना था, जिन्होंने नारायण लगाना था, जो हमारा काम को प्रभावित करना था, हमारा संगठन बनना ही नहीं था। हमारा संगठन नहीं बनना है करके सोचने वाला कौन थे? हमारा अधिकारी थे। तो हमारा संगठन भी बन गया। अभी कल का 30 तारीख की डेट आपने देखा, पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थे बाहर नहीं निकला। पूरा पूर्व सैनिक जुलूस निकाल के जो मेमोरेंडम लेके एमपीओ के पास गया, उनका घरों में गया। संडे का वजह से वो घर में उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट के साथ में अपना मेमोरेंडम लिया, उसके बारे में भाषण भी दिया। वो जो अपना राजनीति का मंत्र जो हमारे पार्लियामेंट में हम इसका आवाज उठाएंगे करके हमने हमारा आश्वासन भी दिया। तो हम देख रहा है अभी हमारे लिए उन्होंने कितना जगह रखा है, जो कि हम लोगों ने देश का पूर्व सैनिक है। अगर देश का पूर्व सैनिक के साथ ऐसे ही करेंगे तो आज के सैनिक जो है, जो गोली के सामने बैठा है, उनका और उनके परिवार का क्या हाल होगा। और हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा फैमिली का क्या होगा। तो हमारी एक बड़ा जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी के लिए हमने यहाँ बैठ गया, 70 दिन आज 71 डेज हो गया। हम इस जिम्मेदारी हमें दिया हुआ जिम्मेदारी, मुझे दिया हुआ जिम्मेदारी मैंने करते गया और हर स्टेटों ने हमारा समर्थन में आ गया। एक कॉल कर ले, हमें ये बोलता रहता है, जे भी फोन करता है, जे भी मैसेज डालता है, ये कि फोन कर दे हम पहुंचेंगे। तैयार बैठा हुआ, पूरा गाड़ी घोड़ा तक बुकिंग करके तैयार बैठा हुआ। जे भी बुलाए यहाँ दिल्ली में पूछ कर देंगे। लेकिन हमें पता है हमारा जो मांग पत्र हमने बिल्कुल सावधानी के तरीके से, कानून के तरीके से हमने जिला अधिकारियों को साथ में ऑफिशियली भेज दिया। और हम लोगों ने हमारा राजनेता का हम पार्लियामेंट मंत्री में भी भेज दिया। अब इसके पीछे क्या होने वाला है हम देख लेंगे। हम सरकार से यही विनती कर रहा हूँ, हमारा कल का जलवा देके स्टेटों के ऊपर जो एमपीओ के घर पे हमारा जो लोग कैसे वो खुफिया माध्यम से सरकार के पास सब पहुंच चुका है। इसलिए अभी हम लोग जुटे हैं, आगे की रणनीति तैयार है, ट्रेंड हो चुका है पूरा देश का पूर्व सैनिक, पूरा ट्रेंड जो जिससे जवान जागरूक हो गया। कई संगठन नॉर्थ इंडिया में टूट गया अफसरों का, उनको गोदी से बाहर निकल गया। कुछ चंद लोग अभी भी गोदी नहीं छोड़ रहा है। वो जो उनका मार्केटिंग और उनका दुकान जो मैं क्या बोलता हूँ, उनका सुपर मार्केट ना टूटे, जो कि कमाई का एक जरिया बना कर रखा है, वो ना टूटे, इसलिए उन्होंने इसी में लगे हैं। लेकिन हम आपका चैनल के माध्यम से हम देश का समस्त पूर्व सैनिक को ये बधाई दे रहा हूँ। कल जो हमारा देश का पूर्व सैनिकों ने ऐसा जज्बा करके दिखा दी, जो टास्क मिला है उन्होंने करके दिखाई, उनको सबको मैंने आपके चैनल के जरिए उनको मैंने नमस्कार कर रहा हूँ। साथ साथ हमारे सरकार को भी मैं विनती कर रहा हूँ, हमारा जो मेमोरेंडम को संज्ञा ले, जल्दी से जल्दी। हमने एक मांग किया हुआ है, हमारा कमेटी में कोई अफसर नहीं होना चाहिए। हमें आने वाला जो कमेटी में हमारा कोई अफसर हमारा इसमें नहीं रहेंगे, कोई IAS भी नहीं रहेंगे। हमें जज चाहिए, जो रिटायर्ड जज, 3 जज का कमेटी तो हम बनाएंगे। उसका साथ में उनके लिए मदद करने वाला काम हमारा जो जवान जैसों के बीच में है, वकीलों का दल है हमारे पास, वो उनको मदद करेंगे। और बैंक मैनेजर से रिटायरमेंट होकर आया हुआ है, बहुत बड़े बड़े अफसरों हमारा जो हमारा रैंक से निकल के आया हुआ है। बैंक एसोसिएशन हमारे साथ में हाथ मिलाया हुआ है, जो उसमें एक्सर्विसमैन जो काम कर रहा है, फेडरेशन उनका भी हाथ मिलाया हुआ है। हमारे पास बहुत नॉलेज वाले लोग रहता है, हमें कोई अधिकारी हमारा काम करने की जरूरत नहीं। बाकी डिपार्टमेंटों की तरह जो हमारा ही जो सेना के अंदर भी हमारे डिपार्टमेंट की तरह जो कर्मचारी यूनियन अलग, उनका अफसर का यूनियन अलग, दूसरी जैसा हमारा भी जो पूर्व सैनिकों का जैसे जवान का यूनियन अलग, जो अफसरों का यूनियन अलग, जो कि हम PBOR कैटेगरी में आता है, वो अफसर कैटेगरी में आता है। PBOR के लिए एक यूनियन, अफसरों के लिए एक अलग यूनियन, इसी जैसा होंगे। उसका चुनाव भी होंगे और हर चीज में हम आगे बढ़ के जाएंगे। हम हाथी चाल आगे निकल रहे हैं। दोस्तों आपने देखा गोपाल सर से बात हुई और इन्होंने सारी समस्याएं बता दी, कैसे क्या दिक्कत परेशानियां जो आई हैं, और जवानों के बारे में बता दिया और कब से बैठे हैं सब। तो आप देखते रहिए D7 तक, अब्रार अंसारी साथ D7 तक, जंतर मंतर दिल्ली।